तो गाइज आज हमारी स्टार्टअप सीरीज का पहला एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं अंकुश आहूजा सर के साथ, जो कि एक फ्रैक्शनल ओनरशिप का स्टार्टअप रन करते हैं। तो अब थोड़ा सर अपने बारे में बताएंगे। Thank you so much, Anuj, for calling me, and I wish you best of luck. आपकी startup series should go more high and better. Uh, about me, I have about 22 years of experience into various industries: call center, mutual fund, banking, life insurance, construction, and now for last was a fund where I was heading India for Pyramidal Capital. But right now, I run a startup called FOIP, Fractional Ownership Investment Platform, which is into real estate and financial services. And it's a hybrid model जो हम चलाते हैं. It's a B2B model where we only work with brokers and channel partners. और दूसरी तरफ हम फ्रैक्शनलाइज करते हैं एसेट्स को. तो सर बेसिकली आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बहुत सुना है, आजकल रील्स भी बहुत आती है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप है क्या, मींस वो कैसे काम करती है, कैसे हम किसी चीज़ को ओन कर सकते हैं विद फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि व्हाट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप। अनुज, फ्रैक्शनल ओनरशिप कोई नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी टर्म है. जहाँ पे मिलके लोग एक एसेट लेते थे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो इकट्ठे हो. सो मॉडर्नाइज हो गया है, सेफ हो गया है. सो अभी रिसेंटली फ्रैक्शनल ओनरशिप जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वॉज अबाउट 5 years बैक, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे प्री लीज एसेट को इकट्ठे मिलके लिया जाता था. 200 इन्वेस्टर्स यूज्ड टू कम इनटू एन एसपीवी. एसपीवी मतलब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग से अकाउंट बनता था जिसके अंदर एसेट को लिया जाता था और डेमोक्रेटाइज कर दिया था एसेट्स को, ताकि नॉर्मल इंसान 25 लाख डाल के कमर्शियल एसेट ओन कर सके. अभी यस यू आर राइट के मार्केट के अंदर बहुत सारे गाड़ियां भी हो गई हैं एंड बहुत सारी चीजें फ्रैक्शनलाइज हो गई हैं. तो बेसिस वही है. 3 चीजें बदल गई हैं इसके अंदर. वन, प्रोडक्ट जो है वो सही वैल्यू का आना शुरू हो गया. नंबर 2, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्ले हो गया ठीक है। इसके अंदर. और तीसरा, मॉडल्स डिफरेंट हो गए. तो बेसिकली सर जितना मेरे को समझ आया है, फ्रैक्शनल ओनरशिप लाइक कि एक लैंड है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको जब 10 से 15 लोग या मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जब उसको मिलके उसको खरीदे तो उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप को हम कह सकते हैं। यस, सो अनरिलेटेड पार्टीज जो एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं, संबंधित ना हो, समझ। वो लोग मिलके लेते हैं. ठीक है सर। एक कंपनी जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है सर। वो उसको मैनेज करता है. फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट चीजें आ जाती है इसके अंदर. एसेट मैनेजर आ जाता है, ठीक है। तो उसको पक्का कर दिया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए, कस्टमर के सुविधा के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें आप यस 1 लाख से लेके 25 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में. तो 25 लाख सर, ये एक मतलब मैक्सिमम कैपिंग है कोई गवर्नमेंट की तरफ से कि 25 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे भी ऊपर कर सकते हैं? ऊपर भी कर सकते हैं. ठीक है, वो एज जो मतलब कन्वीनियंस हो उसके हिसाब से अपन कर करेक्ट, सकते। करेक्ट. वो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट मॉडल ठीक है. है। एक सर जैसे लेट एग्जांपल एक लैंड है, अगर अभी अपन ले रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, अपन उसके मतलब सर्टिफाई ओनर होते हैं। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक बंदा कैसे ओन करता है उस प्रॉपर्टी को या उस लैंड को, तो मतलब वो प्रोसेस क्या होता है? सी आई एक्सप्लेन. आप एक सिंपल मॉडल लेते हैं. आपने एक लैंड लिया जो 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है। राइट. नाउ डिपेंड करता है कि आप पहले मिलके एलएलपी बना के ले, पार्टनरशिप कंपनी बना के ले. वो पहले भी चलता था. अब मॉडर्नाइज जो हम करना चाहते हैं कि उस लैंड की सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस होती है. ठीक है। उसकी तहकीकात होती है, कितने प्राइस पर है, क्या माइक्रो मार्केट है, कितने का एसेट है. अगर आप पैसे बना सकते हैं, मनी बना सकते हैं कस्टमर का, देन ओनली वी ब्रिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म. फिर उसमें हमने जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है, विच इज द मॉडल विच वी थिंक विल बी वे फॉरवर्ड, इज दैट आप 2 तरह के ले सकते हैं. एक, आप पहले पूरी ओनरशिप तो ले ही सकते हैं, वो 1 करोड़ का पे करके पूरा ले सकते हैं. द सेकंड थिंग इज आप रजिस्टर्ड को ओनर्स बन सकते हैं उसका एट एन अमाउंट ऑफ 10 लाख. फिर किसी इन्वेस्टर के पास और डेमोक्रेटाइज करते हुए, आपके पास उतने पैसे भी नहीं, यू हैव जस्ट 1 लाख टू इन्वेस्ट, वी गिव देम एन ऑप्शन टू ब्रिंग इन एज अ ओनर प्रॉपर्टी टोकन्स. ठीक है सर। दैट्स द न्यू थिंग वी ब्रिंगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो वो टोकन्स भी ले सकते हैं. 1 लाख देके आप उतने ही अमाउंट के ओनर बन सकते हैं उस 1 करोड़ के एसेट ठीक, के. वो जो टोकन है सर, वो मतलब किस वे में, मतलब लीगली कैसे लेंगे, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म में वो ओनर बनेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे या कैसे, वो क्या चीज़ है? सी दैट्स इन दैट डिटेल टेक्निकल थिंग विच आई डिटेल इट टू यू, बट ब्रॉडली बता देता हूँ. एक ट्रस्ट होता है. ठीक है। वो ट्रस्ट आपके बिहाफ पे उसको रजिस्टर करता है. ठीक है। तो लेट एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ का एसेट लिया, 10 लाख प्रॉपर्टी टोकन्स के ओनर है, 1-1 लाख के. द ट्रस्ट विल रजिस्टर ऑन योर बिहाफ. जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड करते हैं, आप ओनर नहीं बनते, आप बेनिफिशियल को ओनर बन जाते हैं उसमें. सिमिलरली ट्रस्ट विल गो एंड रजिस्टर द एसेट ऑन योर बिहाफ, एंड
आपका ट्रस्ट का नाम रजिस्ट्री में होगा और आपको उसके शेयर होल्डिंग्स मिलेगी। ये होता है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप जो होती है उसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती है? मतलब कोई भी चीज़ को फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल कार्स होगी, लैंड हो गया, कमर्शियल स्पेस हो गया। तो कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं या कोई स्पेसिफाई गवर्नमेंट ने लिमिट कोई लॉ लगाया हुआ है कि इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ों पे फ्रैक्शनल ओनरशिप कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो बताएँगे कुछ थोड़ा? फ्रैक्शनल ओनरशिप अनुज हैपेंस फ्रॉम अ कार रेंटल्स टू बोइंग्स। ठीक है सर। कुछ भी फ्रैक्शनलाइज हो सकता है। मीन्स मीन्स कि आप कुछ भी ले सकते हो फ्रैक्शनल में, वो एसेट की वैल्यू होनी चाहिए जिसको लोग परचेज करें। ठीक है, और मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, वो उसको फ्रैक्शनल एब्सोल्युटली, ओनरशिप परचेज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है सर। और अभी आपने जैसे बताया था कि एक कंपनी होती है, वो उनको प्लेटफ़ॉर्म होता है, लाइक एग्ज़ाम्पल फ़ोइप है जैसे, तो वो प्लेटफ़ॉर्म उनको वो करता है कि रेगुलेट करता है, तो वो प्लेटफ़ॉर्म कोई कमीशन चार्ज करता है या क्या होता है? वो क्या चीज़ें हैं वो? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी एंड ये आगे भी काम आएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ फ्रैक्शनल में लेते हैं, सबसे पहले क्लाइंट को, इन्वेस्टर को वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। किस दाम पे ले रहे हैं? नाउ पीपल गो के आप कितनी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको कितना रेंटल इनकम मिल रहा है, उसको नहीं देखना चाहिए। यू शुड एक्चुअली लुक एट द वैल्यू ऑफ द एसेट। आपको कोई एसेट मिलता है 10 करोड़ का, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड इवैल्यूएट नॉट बाय बुक्स। आपको खुद जाके रीसेल मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट देखना चाहिए, पहली चीज़। फिर जो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको पूरा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो आपसे सेटअप फीस या मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है। 1 से 2% आपसे चार्ज करता है कि मैं आपको सारा लाइक ज़ोमैटो पैकेज करके दूँगा। वो सर वन टाइम फीस होती है या मंथली बेसिस पे रेगुलर कोई फीस होती बोथ पेन रहती है। अगर प्री-लीज़ एसेट है, तो आपकी रिकरिंग फीस रहती है। हर रेंटल रिटर्न में से आधा से 1% वो आपको चार्ज करते हैं। और अगर कोई कैपिटल एप्रिसिएशन एसेट है, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ही इन्वॉल्व्ड है, रेंटल इन्वॉल्व्ड नहीं है, उसके अंदर आपको वो सेटअप फीस चार्ज है? करते वन टाइम फीस। हैं। इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कमीशन का इंग्लिश वर्ज़न है सेटअप फीस एंड मैनेजमेंट ओके फीस। सर, ओके। एक सर फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है वो अपन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उसको, लाइक एग्ज़ाम्पल किसी ने ली और वो किसी को दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहता है अपनी ओनरशिप, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? Yes, it is 100% possible. This is the fiduciary responsibility of the platform कि आपने अगर 10% की ओनर है, you have a buyer and you want to sell it. Yes, it's transferable. Secondly, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि ये लिक्विडिटी की बात होती है। Now, when I ask a simple question to the market, जब भाई 10 करोड़ का विला लेते हैं, जी। there is no definity कि उसका कोई buyer है। Magic Brace, 99 Acre, different platforms give you an access to get a right buyer. Similarly, when you go in fractional ownership, आप एक अच्छा एसेट लेते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको 1 लाख रुपए में लेने का, yes, there will be a buyer. अगर आप एसेट राइट राइट प्राइस पॉइंट पे ले रहे हैं, राइट प्लेटफॉर्म के साथ ले रहे हैं, राइट लोकेशन पे ले रहे हैं, yes, definitely you will have an asset. Liquidity is not a problem for a right asset. ठीक है सर। एक सर बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि रिस्क क्या-क्या है फ्रैक्शनल ओनरशिप में? हर चीज़ की पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव साइड भी होती है, तो उसमें रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी टेल ऑल आवर इन्वेस्टर्स कि अगर आप फ्रैक्शनल वी आर प्रिडोमिनेटली डूइंग लैंड। आप लैंड लेते हैं तो 2 से 3 साल का आपको होराइज़न रखना चाहिए। ये रिकरिंग और फ्लिप आउट एसेट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखते हुए आपको 5 से 10% डेफिनिटली ऑफ योर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए फ्रैक्शनल में। रिस्क इन्वॉल्व्ड क्या है, वो नेचुरल कैलामिटी रिस्क दिखता है मुझे उस हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई और रिस्क दिखता है। बट सर मैं आपसे वाइड बात कर रहा हूँ, एक लैंड से रिलेटेड ही बात नहीं कर रहा। लेट एग्जांपल फ़ोइप एक लैंड से रिलेटेड डील करता है, बट मे बी कोई कार भी ओन करता है। उसमें उस तरीके से दिखाते हैं कि जब कार को 5 साल आप ओन करोगे, उसके बाद वो उसको रीसेल भी कंपनी ही करेगी और जो भी अमाउंट आपका जितना शेयर है, उसके हिसाब से आपको दे देंगे। तो मैं ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट के बिहाफ़ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसमें कुछ रिस्क हो सकता है या मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो जाए, इस तरीके की कुछ सो अनुज, आई एज़ आई ऑलवेज से रियल एस्टेट हैज़ टू बी रियल। तो अगर आप लैंड लेते हैं, राइट? आप कार लेते हैं तो उसकी इंश्योरेंस होती है, कोई प्री लीज एसेट लेते हैं उसकी इंश्योरेंस होती है। मेन इज दैट व्हेन यू बाय लैंड इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज इन योर नेम, राइट? तो एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं होना चाहिए, दैट्स द ओनली रिस्क आई कैरी। और अदरवाइज नेचुरल कैलामिटी रिस्क कैन बी इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस। दैट्स द टू रिस्क आई थिंक इज देयर इन रियल एस्टेट फ्रैक्शनलाइजेशन। The only risk I see in the entire journey is that when you enter an asset as a wrong price point, वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। सेकंड, यू एंटर विद एन इनएक्सपीरियंस फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। नंबर 3, आपको फर्स्ट रिटर्न्स दिखाई जाती हैं, यू नो। सो मेरे को लगता है ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पोटेंशियल रिस्क लगता है जो इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहे हैं।
because exit is the main question in the fractional ownership market, at least in the pre-lease space, what I see, and I've been a part of it for long, but exit बहुत ज़रूरी है उसको देखते हुए, और राइट एंट्री प्राइस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे थोड़े टाइम पहले म्यूचुअल फंड्स आए, शेयर मार्केट में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो ऐसे जो अपनी फ्रैक्शनल ओनरशिप है, वो भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या बहुत कम बढ़ेगी या उसका क्या फ्यूचर है? आप क्या देखते हैं उसका फ्यूचर? I think good question, Anuj. I was a part of the industry starting say. When I entered the industry 3.5, 4 years back, the industry was about 92 crores. Private placement की बात कर रहा हूँ मैं. Today is over 6,000 crores, right? And now I see the way it was a transition from FDs to म्यूचुअल फंड्स, और लोगों को एक्सेप्टेंस करते करते समय आया था, नहीं ये मार्केट लिंक्ड है, ये रिस्की होगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यू विल सी इन अबाउट 5 years द मार्केट गेटिंग 5 fold, 5 गुना हो जाएगी, एंड एवरीबडी सम शेयर विल बी ऑफ देयर पोर्टफोलियो विल बी अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, बिकॉज आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है। एंड आई थिंक पोर्टफोलियो थोड़ा-थोड़ा जगह पे डिफरेंट जगह डालेंगे तो आपका रिटर्न भी बेटर होता है और रिस्क भी मिटिगेट होता है। तो 5 गुना मैं देखता हूँ 4 से 5 साल में इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए। बिकॉज़ फॉर्मेट्स बढ़ गए हैं। देयर इज़ नाउ एमएसएमई रीट जो आ गया इंडस्ट्री में, पहले रीट था, अब प्राइवेट प्लेसमेंट आ गया है व्हिच इज़ नाउ गेटिंग इनटू, वी आर मूविंग इनटू प्रॉपर्टी टोकन्स एंड वी आर द इनिशियल वन्स। सो इंडस्ट्री फ्रैक्शनल की ओवरऑल 5 गुना हो जाएगी फॉर श्योर। एक सर बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है, वो जो हाई एक्सपेंसिव जो गुड्स है, हाई वैल्यू गुड्स है, उनको एक मिडल क्लास फैमिली के लिए मतलब उनकी रीच में लेके आता है। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पाता है? देखिए डेमोक्रेटाइजेशन को थोड़ा हिंदी में बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंटली। जो चीज़ का आपको एक्सेस ना मिल सके, आपको लगता है कि उसके अंदर प्रॉफिट है और आपको छोटे भाग में आपको इन्वेस्ट करने को मिल जाए, इट इज़ येस दैट्स रियली कॉल्ड फ्रैक्शनल ओनरशिप। एक्सपेंसिव गुड्स। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, लेट एग्जांपल कोई 1 करोड़ की ज़मीन है, उसको मैं खरीदना चाहता हूँ बट मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो मैं उसको एज़ अ फ्रैक्शनल ओनरशिप एब्सोल्युटली। अपने पार्टनर्स के साथ मिलके खरीद सकता हूँ। वी विल गेट पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट? हम सारे लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे इन अ 100% सेफ एंड लीगल वे। वो लोग आएँगे, आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको भी आपके साथ जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उसके साथ आपको यू गेट द एंटायर डिटेलिंग एंड ऑफ द पीपल हू आर इन्वेस्टिंग विथ यू। अब सर जो लैंड हाँ, लेट एग्जांपल हमने बाय करी है, अब उस पे जब कोई कोई काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उस पे मल्टीपल ओनर रहेंगे, तो उसमें डिस्प्यूट्स भी होंगे या कोई ओनर एग्री कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में? सी उसके अंदर देयर आर वेज टू डू इट। व्हेन यू बाय लैंड देयर इज़ अ डेवलपमेंट जो आपको पहले बता दी जाएगी कि इसके अंदर ये डेवलपमेंट होगी, इतनी कॉस्ट होगी, इतनी मैनेजमेंट फीस होगी, इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, जो सारे चार्जेस है डिस्क्लोज करे जाएंगे। थोड़ा-सा पार्ट जिसको कॉन्टिजेंसी में रखा जाता है फॉर इवेंचुअलिटी। नाउ उनका पहले दिन बाय इन होता है ऑन द कंप्लीट प्रोपोज़िशन, बाद में कुछ नहीं बताया जाता। और जब एग्जिट करते हैं देयर इज़ अ मेजॉरिटी व्हिच इज़ ऑलरेडी लेड डाउन कि अगर आप 60% या 51% लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ये फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफ़ॉर्म इसको मुनाफ़े में बेच दे, प्रॉफ़िट में बेच दे, देन दे हैव टू सेल। तो अगर 51% लोग एग्री करते हैं, 49 नहीं एग्री करते, वी विल सेल इट। और वेरी इंपॉर्टेंटली एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म वी वुड वांट इट टू सेल एट द मैक्सिमम प्रॉफ़िट। तो कई केसेस के अंदर देयर इज़ अ प्रॉफ़िट शेयरिंग, देयर इज़ अ कैच अप कैरी और देयर इज़ अ रेवेन्यू शेयर फॉर द फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफ़ॉर्म आल्सो। तो मॉडल इतना कंड्यूसिवली बना दिया गया है कि हम इन सिंपल लैंग्वेज ब्रोकर आपको 1% या 2% फीस लेके चार्ज करता है। आई होप यू एग्री। आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाता है, कहता है ये प्रॉपर्टी सस्ते दिला रहा हूँ और ये महँगी बिकेगी, आपको मुनाफ़ा होगा। कोई गारंटी नहीं लेता, बट आप अपनी एंड पे ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसी तरह से इन अ वेरी ब्रॉडर सेंस फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफ़ॉर्म वही करता है, सस्ती प्रॉपर्टी ढूँढता है, ड्यू डिलिजेंस करता है, पेपर वर्क चेक करता है, उसके बाद मार्केट में लाता है, कहता है मिल के यू हैव अ 100% लीगल एंड सेफ वे टू डू इट थ्रू एन एस्क्रो, थ्रू अ ट्रस्टीशिप। आप आइए इन्वेस्ट कीजिए ट्रांसपेरेंटली। जब हम उसको बढ़ेगा तो हम उसको बेचेंगे एंड देयर कैन बी अ प्रॉफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर आपका जैसे एक्सपीरियंस है काफ़ी फ्रैक्शनल ओनरशिप में, आपने लैंड वगैरह भी बहुत सारी सेल आउट करी होगी थ्रू फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो एक एवरेज क्या रिटर्न आता है फ्रैक्शनल ओनरशिप से? Average return, what I personally see in land, is about 25% annually. Well, अगर होल्डिंग कैपेसिटी 3 से 4 साल की या 5 साल की रखी जाती है, तो देन लैंड मल्टीप्लाइज़ एंड नो अदर एसेट मल्टीप्लाइज़। क्योंकि
If you talk about a commercial property, yes, it is there for return on investment, 7%, 8%, 9%, but not for multiplication. Residential को तो मैं गिनता ही नहीं रिटर्न के लिए, it's for home buying. So in our case, we've seen an average of 20 to 25% coming on land annually. एक सर ऐसे होता है बेसिकली जब हम कोई लैंड खरीदते हैं तो लगभग जो भी बड़ी लेवल पे डीलिंग होती है उसमें ऐसा होता है आधा कच्चा जाता है आधा पक्का जाता है सारे बिल्डर्स करते हैं ये चीज़। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि आधा कैश गया आधा ऑन अकाउंट गया। तो वो कैसे मैनेज होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप में? See, fractional ownership is a 100% legal model, as I said. इसमें पूरा A component with KYC is only involved in the transaction. Well, in our case, just to tell you a little about the model also, we are a hybrid model, as I said. हम चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं और 100% लीगल ट्रांजैक्शंस की करते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सर फ्रैक्शनल ओनरशिप को आगे बढ़ाने में और टेक्नोलॉजी क्या मायने रखती है आपकी नज़रों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक पोस्ट कोविड के बाद तो ये सबको पता लग ही गया है कि टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग। फ्रैक्शनल ओनरशिप में इफ यू आस्क मी, एवरीथिंग कस्टमर को बताया जाता है। आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाता है, उसकी डिटेलिंग बताई जाती है, माइक्रो मार्केट के बारे में बताया जाता है, आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भेजी जाती है। एवरीथिंग इज ऑन टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आप जो इसको बोलते हैं बयाना या टोकन या ईओआई अमाउंट, दैट आल्सो गोज ऑनलाइन इनटू अ 100% सेफ एस्क्रो मॉडल। सो सब कुछ सीमलेसली होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आई फील कि आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन जब करते हैं, कोई घर लेते हैं तो आपने कभी उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट नहीं निकाली होगी। आपने अपने ब्रोकर से पूछा होगा या अपने इन्वेस्टर से पूछा होगा या अपने फ्रेंड से पूछा होगा यहाँ क्या रेट चल रहा है। फ्रैक्शनल ओनरशिप इज अ मोर डीपन मॉडल जहां आपको एक एक चीज की रिपोर्ट मिलती है, बिकॉज फॉर दैट 1% और 2% द फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म गिव्स यू एंटायर रिपोर्ट जो आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन में भी नहीं मिलती। एंड द एंटायर इकोसिस्टम इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब सर जैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं स्पेशली जो लैंड में ही डील करते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म में और फोइप में क्या डिफरेंट है? अपन उनसे क्या अलग कर रहे हैं? तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। Three things we're doing different. We're trying to do different. We just started over a year back. One, we are a hybrid model जहाँ पे हम चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं और फ्रैक्शनल ओनरशिप भी ऑफर करते हैं। एंड वी हैव ओवर 10,000 पार्टनर्स एसोसिएटेड विद अस पैन इंडिया। Secondly, we are now going in land in certain places which are well connected and in outskirts. You're talking about Karjat in Bombay or Penukonda in Bangalore or very strongly Nagaon, which is our forte now. And तो हम नए एरियाज जा रहे हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू, रिटर्न वाइज नहीं देंगे आपको, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स डिफरेंट व्हाट वी आर डूइंग। आई फील दैट beyond anybody in the country, we are not into the game of return on investment. We are a game of multiplying money. मल्टी That's what we're trying to do different, you know. एक सर जैसे बहुत सारे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अपनी ये स्टार्टअप सीरीज है तो बहुत सारे नए जो अपने यूथ होगा वो देखेगा इसको। तो अगर उनमें से किसी को मान लो अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है रिलेटेड टू फ्रैक्शनल ओनरशिप, मान लो वो कार में हो या कोई भी उनका टॉपिक हो सकता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? My advice is very quick one, you know, कि आप first of all you should believe in the product, very importantly. जो प्रोडक्ट आप कर रहे हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी तो चाहिए। मतलब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बाकी फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को, विजन को पहले फर्म कर लीजिए, दैट यू बिलीव इन इट। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए दैट यू योरसेल्फ कैन इन्वेस्ट इन दैट। इफ two more things along with that in the startup space. One, the model has to be scalable. And lastly, it has to have a problems solving mindset. ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्म बिलीव, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, जो जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फ्रॉम अ जोमैटो टू अ ओला, प्रॉब्लम ही सॉल्व हुई ना। एंड थर्ड, इट हैज टू बी स्केलेबल। एक सर फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात तो हो गई, समझ भी आ गया। बट अब जैसे लेट एग्जांपल आप लैंड में डील करते हो, तो अब रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई कहता है कि बॉम्बे में, नई मुंबई में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है गुड़गांव में इन्वेस्ट करो, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी रिसेंटली जैसे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जेवर के पास इन्वेस्ट करो। तो सबका अपना अलग-अलग प्रोस्पेक्टिव है। कोई बोलता है जयपुर में इन्वेस्ट करो। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी रिटर्न आज के टाइम में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करे लेट एग्जांपल, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे उसको सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगी?
हिंदी में कहावत है, जर जोरू और ज़मीन लाठी की रेंज में होनी चाहिए। तो आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप अपने ही जहाँ रहते हैं, उसके आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्ट करें सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंटली जहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, यू राइटली सेड, जेवर है और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे नई-नई बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, जो कनेक्टिविटी को एनहांस करती है, वो ज़रूरी है। तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडस्ट्रीज़ आ रही है, कमर्शियल एसेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे नई पूरा एक एरिया बन रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नौगाँव। वो नया एरिया बन रहा है, उसके अंदर आपका कमर्शियल भी है, रेज़िडेंशियल भी है, विलास भी है, आपकी कनेक्टिविटी मुंबई एक्सप्रेसवे से फैंटास्टिक है। सो नए एरिया में ये फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देखना चाहिए, दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट एरिया बिकॉज़ लैंड प्राइसेज़ बहुत अट्रैक्टिव है। I've recently seen, मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, देयर वाज़ एन एसेट इन वन ऑफ द डेवलपमेंट्स, एक अपार्टमेंट में था, व्हिच वाज़ रेज़्ड एट अबाउट 3.5 करोड़. After 3 years, we evaluated the product, it was at 7.5 crore. Similarly, अगेन वी आर टॉकिंग, सो नौगाँव का एरिया का रेट का मैं इवैल्यूएशन बता देता हूँ. 3 years back till now, the asset has appreciated 9 times. 9 टाइम्स। Barren, simple land, no development. We talk about land multiplying automatically. So area आपके कंट्रोल में, आपके नियर बाय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. एंड व्हेन द पोर्टफोलियो एनहांसेस, आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, देन बॉम्बे इज अ ग्रेट एरिया टू इन्वेस्ट. बैंगलोर इज अ अमेजिंग एरिया टू इन्वेस्ट, मे बी इन नंदी हिल्स और नॉर्थ ऑफ बैंगलोर. एंड दिल्ली में डेफिनेटली नौगांव इज एन एरिया, एंड द नोएडा साइड जेवर इज अ फैंटास्टिक एरिया टू बट इन्वेस्ट. दिल्ली में सर आप नौगाँव को दिल्ली में कैसे बोल रहे हो? नौगाँव तो आई थिंक राजस्थान में है, तो उसको और एक जी। connected to, I'm saying Gurgaon, Nagaon, Noida, Jewar, definitely these are the 2 areas. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जो तो सेंटर लेता हूँ मैं, तो सम एनसीआर को पकड़ता हूँ, दैट्स सम इम्पोर्टेंट. समझ So Gurgaon and Noida are the places which are, Delhi is central for both the areas, you know. एक बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि फ्लैट में इन्वेस्ट करे या ज़मीन में इन्वेस्ट करे। Land is the best investment. इसका कोई प्रूफ नहीं है. फॉर इयर्स योर फादर, माय फादर, रिस्पेक्टेड ग्रैंडपेरेंट्स, लैंड से ही पैसा बनता है. नंबर वन, इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. दूसरी बात, और जब आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, तो आउटस्कर्ट्स में, नए डेवलपिंग एरियाज में लेना चाहिए. 100% सेफ्टी होती है. इट इज लोनेबल ऑल्सो नाउ, देर आर एग्री लोन्स विच आर अवेलेबल. और मल्टीप्लाई करेगा. अपार्टमेंट इज अ ट्रॉफी एसेट, जहां पे आपको रहना है. उसके बाद इफ यू टॉक टू मी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, उसकी एक शेल्फ लाइफ रहती है. डिमोलिश होगा, रीडेवलप होगा, देयर इज रीडेवलपमेंट व्हिच विल हैपन. सो इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो लैंड से बेटर कुछ नहीं. ठीक है। सर जैसे लेट एग्जांपल किसी पर्सन के पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे? उसको कैसे स्प्लिट करे? कितनी ज़मीन लेनी चाहिए? कितना कहाँ पे इन कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आप क्या उसका स्प्लिट एक कुछ एडवाइस देना चाहोगे? एवरेज घर का वैल्यू समझते हैं 4 से 5 करोड़. इफ यू हैव 10 करोड़ रुपीस, आपको 4 टू 5 करोड़ का घर लेना चाहिए. श्योरली आपको डिलीवर्ड एसेट लेना चाहिए. बट सर अगर घर ऑलरेडी है इन वो लेट एग्जांपल घर में तो रह ही रहे हैं पहले ही वो, तो फिर उसके बाद भी दूसरा घर लेना चाहिए? ओह! दैट द केस कि आपका घर है, यू आर सेटल्ड, तो इट्स अ 50-50, 100%. यू शुड बाय 50% इनटू कमर्शियल. आई वुड रिकमेंड एसईओस, फर्म डेवलप्ड शॉप्स. वुड नॉट रिकमेंड न्यू प्रोडक्ट्स जैसे बोलते हैं, वो पेमेंट प्लान्स में नहीं जाना चाहिए फॉर श्योर. एंड 50% हैज़ टू बी इन लैंड इन 2 पार्ट्स, 2.5 करोड़ इन वन एरिया, maybe one in a Jewar, 2.5 crores, if you talk about NCR, एनसीआर and 50% in, say, a Nagaon or a Sona. These are the areas who 100% that can be the right split from your income coming from a commercial asset. That will keep you more better. Rental income आपकी आएगी 7 to 8% आएगी, बट यहाँ पे आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा. एक सर जैसे अपना गुरुग्राम में डीएलएफ साइबर हब चला, आपने भी जैसे अभी एससीओ की बात करी तो मेरे को माइंड में क्लिक करा ये क्वेश्चन कि वहाँ पे लोगों को लगा कि अगर वहाँ कमर्शियल चल गया तो सब कहीं चलेगा। तो बहुत सारे मॉल्स में लोगों ने इन्वेस्ट करा, आज वो मॉल्स 90% ऑक्यूपेंसी उनकी खाली पड़ी है। लोगों के पैसे उनमें डूबे हैं। तो इसमें आप क्या राय देते हैं? आगे कमर्शियल में करना चाहिए या आगे भी यही हाल रहेगा कमर्शियल का? जब एसेट बिकता है, कमर्शियल एसेट, 50% यू पे, यू गेट अश्योर्ड रिटर्न. ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप जो 50% पैसे देते हैं, उस पे ही डेवलपर आपको 1% देता है. एंड द बैलेंस यू हैव टू पे ऑन पोजेशन. क्लाइंट भूल जाता है कि प्राइस क्या है. व्हाट इज द प्राइस यू एंटरिंग. अगेन प्लीज रेफर टू माय स्टेटमेंट 1 वेयर आई सेड, जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो वो आपका लॉस या प्रॉफिट डिफाइन करेगा. दैट इज व्हाई यस, साइबर हब चल गया था, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट लैंडमार्क. बट इफ यू सी अदर कमर्शियल्स, प्राइस पॉइंट पे किसी ने नहीं देखा. ये नहीं देखा कि उसमें जो आप अश्योर्ड रिटर्न ले रहे हो उसको एनपीवी करा लो.
उस 1% जो आपको 3 साल मिल रहे हैं, 2 साल मिल रहे हैं, उसको रिवर्स करा के डेवलपर को बोलो मेरे को काट के मेरे से कम पेमेंट ले ले आज। दैट पीपल आर नॉट डन। पीपल आर हैप्पी टू टेक 1%। उनको स्टोरी दी जाती है कि आपको 1% सालाना मिलेगा 12% और 4 साल मिलेगा तो 48% आपके पैसे वापस आ गए। इज दैट द केस? बिकॉज़ आपका प्राइस एंट्री इज रॉन्ग। So that is why these malls have failed, and it's a big vacancy issue in the market across category B and category C developers. एक आजकल पिछले 6 महीने 1 साल से मैं ये देख रहा हूँ सर, मतलब एक फार्म हाउस या फार्म लैंड का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला हुआ है। जैसे नौगाँव में भी अभी सारे बिल्डर्स बेच रहे हैं फार्म हाउस, डेवलपर्स भी बेच रहे हैं वहाँ पे फार्म हाउस। इससे पहले दिल्ली के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे फार्म हाउस। तो ये फार्म हाउस का मतलब जो कल्चर है, ये कैसे आया फार्म हाउस का नया ही कल्चर जो शुरू हुआ है? उसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक, when your price point is 1/10 of the urbanized area, DLF phase 1 में आज रेट है 4 लाख रुपए का। आपको नौगाँव में रेट मिलता है 7,000 रुपए का पर स्क्वायर यार्ड का। हुँ, हुँ। सो मल्टीप्लाई तो करेगा ही करेगा। हुँ, हुँ। सेकेंडली, पीपल आफ्टर कोविड हैव रियलाइज्ड लिविंग। AQI levels check कीजिए of the metros and AQI levels you can check from the outskirt areas. It's far lower. तो बेसिकली पॉल्यूशन की वजह से लोग बाग मतलब उसको प्रेफ़र कर रहे हैं कि बाहर जाएँ। Definitely. Why not? Living is very important. Why do we talk about healthy eating, healthy living, uh, yogas, gyms, etc.? Because of healthy living. That is why after COVID, people have got more conscious about right living. Very importantly, Anuj, it is also a commercial angle. When you build villas or holiday homes in these destinations, you can get a return of 4 to 6%, and we have definite proofs over it कि आपको रिटर्न भी मिलता है। आप विला बनाइए, मल्टीप्लाई करेगा, यू हैव अ बेटर लिविंग, यू कैन हैव अ होम स्टे और आपके पैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सर बहुत सारे अपने जो व्यूअर हैं, जो अभी देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे फ़ोइप क्या है? फ़ोइप क्या करता है? तो अभी क्या लाइव अपने पास फ़ोइप में अपॉर्च्युनिटी है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो? और वो कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए? See, our focus for 2025 is simply North India, Nagaon majorly, because we worked there and we're seeing success there. Secondly, we see Bangalore as a very potential area. North of Bangalore is untapped at the moment. The land prices are very low. You got major developments like Kia Factory and other developers which are coming in that area. We are definitely coming up with a project very soon there, जहाँ प्राइस है 200 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट का। ठीक है सर। And we're talking about multiplying that money in 3 to 4 years of time. सारे other elements रहेंगे, good developer, clean title land, bank approved, and people can multiply and they can make it a homestay as well. कब तक करोगे सर शुरू आप बैंगलोर में? We're looking forward before March to launch this product. एप्रोक्सिमेटली सर बैंगलोर में क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आएगी एप्रोक्सिमेटली इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स? Minimum 15 times. 15 टाइम ऑफ द 10 years, your money invested in an outskirt, valid legal location will give you 15 times of multiplication. ओके सर। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर 25 से 30 लाख रुपए का प्लॉट लेके रख देते हैं इन अ नॉर्थ बैंगलोर लोकेशन और 50 लाख का, यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 टाइम्स इन 10 इयर्स। माय गारंटी होता है। ठीक। एक सर जैसे आपको यहाँ पे इनवाइट करने से पहले मैं फ़ोइप के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा फ़ोइप में ज़्यादातर जो आप डील करते हो बी टू बी डील करते हो, तो उसका कोई रीज़न है बिज़नेस टू बिज़नेस जो आप डील्स करते हो, मतलब क्या है उसके पीछे रीज़न? सी अनुज, माय एंटायर एक्सपीरियंस हैज बीन इनटू B2B अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉइट में B2B को एम्फोसिस रखना या फोकस करने का रीजन है, when you bring in a deal, we work with only brokers, and we are the only platform in the country which guarantees 100% brokerage on time. और यही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इंडस्ट्री का कि आप काम तो कर लेते हो रियल एस्टेट में, आपकी ब्रोकरेज आती है 6 महीने बाद, साल भर बाद, फ्रॉम क्रेडिबल डेवलपर्स ऑल्सो। वी एज फॉइब गारंटी कि आपकी 100% ब्रोकरेज विल कम ऑन टाइम इन 15 वर्किंग डेज द मोमेंट यू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन। लास्टली, पूरी तादाद, पूरी entire fraternity is over 1 crore plus people in India in various formats who are doing referrals, brokerage. We want to bring in an exclusive product at the right price point, from a long-term vision which can multiply. And broker जो हमारे साथ काम करे, advisor काम करे, उसको guaranteed brokerage मिले. That is why we are focusing majorly on B2B and definitely on the component of fractional ownership. सर जैसे आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करी होगी फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू, तो क्या टिकट साइज़ रहता है? एक एवरेज टिकट साइज़ अगर पकड़े अपन, तो क्या रहता है फ़ोइप पे एक एवरेज टिकट साइज़? So, while we are doing land, the fractional ownership ticket size in full ownership ranges between 50 lakh to 1.5 odd crores. And the investment ticket size will be starting from 1 lakh even and to 10 lakh or full ownership.
अब तक के जो आपके इन्वेस्टर्स थे उनको कितने परसेंट रिटर्न्स मिले हैं इन स्पैन ऑफ 1 ईयर? Last year, we just completed one of the transaction because we started a year back. People have exited at a 21-22% with us comfortably. सर थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। My pleasure. Thank you so much, and I wish you best of luck. And you do more series. Have a good day. Thank you.